हेलो माय स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं कॉमर्स विद्या बीबी अवस्थी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम अंकेक्षण के उद्देश्य और लाभों का अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए अंकेक्षण के वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। अंकेक्षण का वर्गीकरण, ठीक है। अंकेक्षण का वर्गीकरण, क्योंकि होता क्या है कि अंकेक्षण के वर्ग कितने हैं, ये देखिए। अंकेक्षण के वर्ग, अंकेक्षण के वर्ग में आया वैधानिक अंकेक्षण, एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा आता है सरकारी अंकेक्षण, ठीक है ना। तो वैधानिक अंकेक्षण उसको कहते हैं जब किसी कानून के द्वारा अंकेक्षण कराया जाना अनिवार्य हो जाता है, जैसे कंपनी, बीमा, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, ये क्या है? ये किसी नियम यानी कि अधिनियम के द्वारा अधिनियमित हैं और इनका रेगुलेशन भी उसी के नियम के आधार पर चलता है, जिसमें ये बाध्य किया गया है कि वो अपने खातों का अंकेक्षण कराएंगी। तो इसको कहते हैं वैधानिक अंकेक्षण। व्यक्तिगत अंकेक्षण में आता है जैसे कोई एकाकी व्यापार है जिसके लिए अंकेक्षण कराया जाना आवश्यक नहीं है, बट वो अपने खातों का ऑडिट कराता है, तो वो व्यक्तिगत कहलाता है, राइट। तीसरा सरकारी, जब सरकार के द्वारा किसी संस्था का अंकेक्षण करा लिया जाए तो वो सरकारी अंकेक्षण है, ठीक है। तो ये वर्गीकरण है। अब हम प्रकार की तरफ आते हैं। अंकेक्षण के प्रकार, बट एक चीज ध्यान रखिए कि इस अंकेक्षण के प्रकार में ऑब्जेक्टिव में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव में भी कई बार कई क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो इसको जरा सा, अब बहुत आसान है, एक यदि व्यवहारिक तरीके से सुनते चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ईजी है लेकिन समझना है। कभी कभी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ऐसी पोजिशंस में गलतियां कर बैठते हैं। कि जैसे पहला आता है सतत कंटिन्यूअस ऑडिट, चालू अंकेक्षण। इसको सतत अंकेक्षण भी कहते हैं, इंग्लिश में कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट किसको कहते हैं? कि जब अंकेक्षक किसी संस्था में एक बीच बीच में निश्चित समय के अंतराल पर जा करके उसकी खाते पुस्तकों की चेक करता है, जांच करता है। जैसे 3 महीने पर जा रहा है, महीने वाइज जा रहा है, या 6 महीने पर जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे जहाँ पर एक निश्चित समय के अंतराल पर वो संस्था के लेखा पुस्तकों की जाँच करता है, तो ऐसी प्रोसेस, ऐसे अंकेक्षण को हम चालू अंकेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा आता है सामयिक या वार्षिक अंकेक्षण। इसी को हम सामयिक अंकेक्षण भी कहते हैं, पीरियोडिक या अंतिम अंकेक्षण, इसको अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं, ठीक है ना। अंतिम अंकेक्षण मीन्स अंकेक्षक वर्ष के अंत में संस्था में जाकर के उनके खातों को चेक करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि अंतिम या वार्षिक वर्ष के अंत में वो खातों की जांच करता है। एक महत्वपूर्ण आता है अंतरिम अंकेक्षण। जिसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट क्या है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए वर्ष के मध्य में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब लेखा पुस्तकों का वर्ष के मध्य में
कहीं पर ऑडिट कराया जाता है तो उसे इंटरिम कहते हैं। वो विशेष उद्देश्य क्या होता है, जैसे कंपनी इंटरिम डिविडेंड घोषित करना चाहती है तो वो ये जानना चाहती है कि इस समय जिस वक्त हम घोषणा करने जा रहे हैं उस समय कंपनी अपने वास्तविक प्रॉफिट में कितने प्रॉफिट में है, उसकी इस समय की वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो इस उद्देश्य से जब वो अंकेक्षण कराती है तो ऐसे अंकेक्षण को हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। प्रक्रिया अंकेक्षण, प्रक्रिया अंकेक्षण, प्रक्रिया अंकेक्षण में अंकेक्षक वहाँ की कार्यप्रणाली को चेक करता है, मतलब पुस्तकों के लिखने की जो प्रोसेस है, प्रणाली है, अंकेक्षक उस लिखने की प्रक्रिया को सीरियसली जांचता है। तो जहाँ पर लेखन प्रक्रिया की जांच की जाती है उसको हम कहते हैं प्रक्रिया अंकेक्षण। प्रमाप अंकेक्षण, प्रमाप अंकेक्षण में कहा गया कि कुछ मदों का, कुछ विशेष खातों या मदों की गहन जांच की जाती है, कुछ विशेष मदों या खातों की गहन जांच की जाती है और जो शेष बच जाते हैं उनकी टेस्ट चेकिंग होती है, राइट। जिनकी गहन जांच की गई तो यदि उसमें कोई गलतियां मिल गई तो हम उनकी संख्या बढ़ा लेते हैं और यदि नहीं मिल गई तो हम अन्य खातों की टेस्ट चेक कर लेते हैं। लॉटरी बेस के ऊपर कुछ खातों की जांच कर लिया और संतुष्ट हो लिया कि सैंपल यदि हमारे सही पाए गए तो अकाउंट्स भी सही हैं, ऐसा अंकेक्षक मान लेता है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहते हैं, इस प्रकार के अंकेक्षण को प्रमाप अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, कास्ट ऑडिट। जो संस्थाएं निर्माण कार्य करती हैं वो अपने कॉस्ट को सही तरीके से जानना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने संगठनात्मक ढांचे में जो लागत व्ययों के औचित्य का होता है तो रिपोर्ट तो वो अंकेक्षण कराते। लागत अंकेक्षण वे संस्थाएं जो निर्माण कार्य में संलग्न हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी जो निर्माणी लागत आ रही है वो सही ठीक है, न्यूनतम है, कहीं अनावश्यक तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अनावश्यक बढ़ेगी तो प्रॉफिट गिरेगा, ओके, और मार्केट में फेस करना मुश्किल पड़ जाएगा। क्वालिटी गिरेगी तो कस्टमर आपको छोड़ देगा, तो कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो लागत अंकेक्षण कराता है। इसके लिए एक ICWA संस्था का निर्माण किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। वो इन लागत अंकेक्षण को संबंधी कार्य करता है और एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को और दूसरी रिपोर्ट स्वामी को सौंपता है। प्रबंध अंकेक्षण, ऐसे बहुत सारे हैं। प्रबंध अंकेक्षण में प्रबंध की प्रक्रिया की जांच अंकेक्षक करता है। चिट्ठांकेक्षण है, तो चिट्ठांकेक्षण में चिट्ठे की विभिन्न मदों का अंकेक्षक के द्वारा ऑडिट किया जाता है। पूर्ण अंकेक्षण, जहां पर वो सारी लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच करता है तो उसे पूर्ण लेखांकन कहते हैं। आंतरिक अंकेक्षण, इसको ध्यान से समझें, इनमें ये अधिक महत्वपूर्ण है। इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। ये इंटरनल ऑडिट क्या है? ऐसा होता है कि जब संस्था का कार्य बड़ा होता है, जब लेखांकन सिस्टम ज़्यादा बड़ा होता है, व्यवसाय बड़ा हो जाता है, ऐसी स्थिति में वो खातों में गलतियों की संभावना होती है। तो प्रबंधन क्या करता है, स्वामी क्या करता है कि कुछ विशिष्ट एक्सपर्ट अपने एम्प्लॉइज़ को इस अंकेक्षण कार्य को करने के लिए चयन कर लेता है, जो डे टू डे किए हुए लेखों की जांच करते रहते हैं। इससे क्या है कि गलतियां तुरंत पकड़ में आ गई।
इससे वर्ष के अंत में जब अंकेक्षण ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर आता है और उसको जांचता है, तो वो बहुत जल्दी अपने कार्य को संपन्न कर लेता है और कंपनी को बहुत जल्दी रिपोर्ट मिल जाती है। बहुत समय वहाँ पर व्यय नहीं होता और पूरे वर्ष ये उसी के कर्मचारी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि जो कर्मचारी संस्था चयनित करती है उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है। वो अपने कर्मचारियों में जो भी एक्सपर्ट है उसको उस अंकेक्षक के पद पर नियुक्त कर सकती है। वहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो। ओके, क्योंकि वो आंतरिक व्यवस्था है। अब वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? मैनेजमेंट को, जिसने उसको चयन किया है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को प्रेषित करता है, प्रस्तुत करता है। ओके, तो ये आंतरिक अंकेक्षण है। संचालन अंकेक्षण, जहां पर अंकेक्षक संचालन व्यवस्था की जांच करता है, ऑपरेशनल संचालन अंकेक्षण। तो यहां पर वो ऑपरेशन जो संस्था का संचालन है उसकी जांच करता है पूरी। तो जब जहां पर अंकेक्षक के द्वारा किए जाने वाले कार्य के संचालन पर अपना फोकस बना करके जांचना होता है, तो इस प्रकार के कार्य को हम संचालन अंकेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंकेक्षण के जितने वर्गीकरण हैं वो मैंने आपको संक्षिप्त रूप से महत्वपूर्ण फैक्टों को बताते हुए फिनिश करता हूँ। और ये पूरा डिटेल इसकी संक्षिप्त व्याख्या के साथ में यदि आप चाहेंगे तो कॉमर्स विद बीबीए अवस्थी की टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको PDF भी मिल जाएगी। और इसको हमको सुनते हुए उसको पढ़िए और फिर हमें सुन लीजिए, यानी कि वीडियो सुन लीजिए और फिर आप PDF पढ़ लीजिए। देखिए आपके ये इसमें से निश्चित तौर से कम 102 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव, जहाँ ऑब्जेक्टिव है वहाँ ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, जहाँ डिस्क्रिप्टिव है वहाँ डिस्क्रिप्टिव में मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। आगे फिर मैं अगले चैप्टर्स की तरफ आपको ले चलूँगा, वो वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।